नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बाग विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ गैसों के आचरण का भाग 4। इसमें हम देखेंगे एवोगाड्रो का नियम किसे कहते हैं, गेल-लूसाक का नियम क्या है वो भी हम सीखेंगे। गैस के भार तथा ग्राम अणु भार द्वारा आदर्श गैस समीकरण को फिर से एक बार देखेंगे। मतलब आदर्श गैस समीकरण को तो देख लिया है हमने, लेकिन आदर्श गैस समीकरण को कैसे गैस के भार और गैस के ग्राम अणु भार द्वारा दर्शाया जाता है वो हमें सीखना है। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको R द्वारा दर्शाया जाता है, इसकी इकाइयों के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और एवोगाड्रो का नियम, जो कि हमारा पहला विषय है, इसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए एवोगाड्रो का नियम क्या है। एवोगाड्रो का नियम ये कहता है कि किसी भी गैस में अगर कोई तीन चीज एक समान है, किसी भी गैस में, मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे गैस एक साथ ले लिए, किसी भी गैस नहीं, मान लीजिए कई सारे गैस एक साथ ले लिए, तो गैसों में अगर तीन चीज एक समान है, अगर कोई भी तीन चीज एक समान है, तो एक चौथी चीज ऐसी होगी जो सारे गैसों में एक समान होगी। जैसे कि मैं समझाता हूं आपको। देखिए हम लोगों ने गैस की चर्चा में हमेशा ही देखा है कि दबाव, आयतन और तापमान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम कई सारे गैस एक साथ लेते हैं। ये गैस ए हो गया, ये गैस बी हो गया, ये गैस सी हो गया। अब मान लेते हैं कि गैस ए पर दबाव P है, गैस बी पर भी दबाव P ही है और गैस सी पर भी P दबाव ही लग रहा है। मतलब तीनों में एक समान दबाव है। ठीक उसी तरह से गैस ए का जितना आयतन है, बी का भी उतना ही आयतन है और सी का भी उतना ही आयतन दिया गया है। ए का तापमान जितना है, बी का तापमान भी उतना ही है और सी का तापमान भी उतना ही। मतलब इन तीनों गैसों में पी वी टी ये सारे के सारे एक समान है। तो गैसों के अणुओं की संख्या वो भी एक समान होगी। मतलब अगर मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर मान लेते हैं कि इस गैस का दबाव कुछ एक है, मान लेते हैं 50 मिलीमीटर दबाव है, ठीक है। तो इस गैस पर भी दबाव 50 मिलीमीटर ही होगा और यहां पर सी गैस पर भी 50 मिलीमीटर दबाव ही हो गया। मान लेते हैं कि ए गैस का आयतन है 100 सीसी, तो बी गैस भी इसको भी हमने 100 सीसी में ही लिया है और सी गैस का भी आयतन 100 सीसी ही लिया गया है। मान लेते हैं इसका तापमान है 300 केल्विन, तो इसका भी तापमान 300 केल्विन ही है और इसका भी तापमान 300 केल्विन ही है। ये हमने लिया है, मतलब इस गैस का जो भी पीवीटी है, ठीक उसी तरह का दूसरा गैस लिया है, उसका भी पीवीटी हमने वहीं पे रखा है और इसका भी पीवीटी हमने वहीं पे रखा है। अगर हमने ऐसा किया तो इस गैस में जितने अणु होंगे, मान लेते हैं x अणु, तो इसमें भी x अणु ही होंगे और इसमें भी x अणु ही पाए जाएंगे। ये है हमारे एवोगाड्रो का नियम। तो एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है कि समान तापमान, दबाव पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब पी वी टी अगर एक समान है सारे के सारे गैसों में, तो उनमें अणुओं की संख्या भी एक समान होगी। तो ये तीन अगर एक ही तरह से है सारे गैसों की, तो ये जो चौथी चीज यानी अणुओं की संख्या है, ये भी एक समान होगी। तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण द्वारा दर्शाया था, यहां पर भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक गैस है ऑक्सीजन, जिसका तापमान 300 केल्विन है, इसका दबाव 800 मिलीमीटर पर रखा गया है और ये आयतन कितना ले रहा है, 500 सीसी आयतन। मतलब इस जार के अंदर, इस पात्र के अंदर हमने गैस को भरा है जिसका आयतन 500 सीसी है
और उसका तापमान 300 केल्विन है और दबाव उस पर 800 मिलीमीटर का है। और ये कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस ले लिया है। ये हमने एक उदाहरण लिया। अब यहां पर एक दूसरे गैस का उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं अमोनिया। अमोनिया भी हमने इसी तरह के एक जार में भर दिया है और इस जार यानी पात्र का आयतन 500 सीसी है। इस गैस पर भी दबाव बिल्कुल उसी तरह का दबाव है 800 मिलीमीटर का और इस गैस का तापमान 300 केल्विन है, मतलब समान तापमान, दबाव और आयतन। ठीक है, यहां पर भी वही है। ये मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका भी तापमान, आयतन, दबाव एक बराबर ही है। मान लेते हैं ये हाइड्रोजन गैस है और यहां पर भी सारे के सारे पीवीटी एक ही मान के लिए गए हैं। और हीलियम, ये एक और गैस लिया हमने और इसमें भी पीवीटी को एक ही रखा है। अगर हमने सारे के सारे गैसों में पीवीटी का मान एक ही रखा है तो इन सारे गैसों में अणुओं की संख्या एक समान होगी। तो ऑक्सीजन, मतलब ऊपर का ये जो उदाहरण है उसमें मैं बता रहा हूं कि ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम से भरे इन सभी पात्रों में अणुओं की संख्या समान है। तो एवोगाड्रो का नियम ये कह रहा है। तो एवोगाड्रो के नियम से हमने ये तो सीख लिया कि सारे के सारे गैसों में अगर उनका दबाव, आयतन और तापमान एक ही जगह पे रखा जाए तो उन सब में एक ही नंबर के, एक ही संख्या में अणु पाए जाते हैं। तो हमने मोल की धारणा में एनटीपी और एसटीपी के बारे में पढ़ा था। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, हल्का सा एक रिकैप। एसटीपी या एनटीपी क्या था? याद कीजिए, साधारण तापमान तथा दबाव। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण तापमान तथा दबाव। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका नाम क्या है? दो तरह से बोला जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। मतलब दो चीजें हैं यहां पर, तापमान है और दबाव है। तो साधारण तापमान क्या माना जाता है? साधारण तापमान को 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, साधारण तापमान। अब आपको लग रहा होगा कि साधारणतः तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस हर जगह पे नहीं मिलता, ऐसा मत सोचिए। ये यहां पर एक फिजिकल साइंस में लिया गया है कि साधारण तापमान तथा दबाव, साधारण तापमान इतना होगा 273 केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में दिखाएं तो 0 डिग्री सेल्सियस। और दबाव कितना होगा? दबाव होता है 760 मिलीमीटर पारे की ऊंचाई का। अगर बैरोमीटर में हम पारे की ऊंचाई को देखें, या तो फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दे तो 76 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या तो फिर उसी को हम बोल सकते हैं कि एक वायुमंडलीय दबाव या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर साधारण तापमान तथा दबाव पर अगर हम गैसों के एक मोल को इकट्ठा करें तो याद कीजिए कितना आयतन होता है एक मोल का? एक मोल का आयतन होता है हमेशा 22.4 लीटर। और ऐसी हालत में मैंने आपको मोल की धारणा में बताया था कि सारे के सारे गैसों में अणुओं की संख्या एक ही पाई जाती है। इतने सारे अणु हमें मिलेंगे। तो साधारण तापमान तथा दबाव पर आयतन अगर 22.4 लीटर लिया जाए तो अणुओं की संख्या कितनी पाई जाती है? इतनी पाई जाती है। अगर इसके बारे में और विस्तार से जानना है तो आपको मोल की धारणा वाला लेसन देखना पड़ेगा। तो ये जो संख्या है इसको कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि यदि साधारण तापमान तथा दबाव यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस का 22.4 लीटर, जिसको कि अगर हम क्यूबिक सेंटीमीटर में बदलें तो 22,400 सीसी आता है। सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 22.4 लीटर या 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर इकट्ठा करते हैं हम, तो उनमें अणुओं की संख्या कितनी पाई जाएगी? उनमें अणुओं की संख्या 6.023 गुना 10 का पावर 23 ये पाया जाता है।
तो ये जो संख्या है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो देखिए, आदर्श गैस किसी भी तापमान तथा दबाव पर एवोगाड्रो के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी तापमान और दबाव आप दीजिए तो उस पर आदर्श गैस मतलब वे सारे गैस जो हमें सैद्धांतिक रूप में ही संभव मिलते हैं, मतलब पेन और पेपर में थियोरेटिकली ही हम लोग इनको आदर्श गैस को हम साबित कर सकते हैं। प्रकृति में आदर्श गैस कोई होता नहीं है। तो ऐसे जितने भी आदर्श गैस है जो कि प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, जो कि हमें सिर्फ थ्योरी में मिलते हैं, ये सारे के सारे तापमान और दबाव पर एवोगाड्रो के नियम का पालन कर देंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आदर्श गैस ऐसा करते हैं तो वास्तविक गैस ऐसा नहीं कर पाएंगे। वास्तविक गैसों को कुछ और मतलब एक विशेष तापमान और दबाव, एक मतलब एक नहीं लेकिन विशेष तरह के तापमान और दबाव के अंदर ही हम एवोगाड्रो के नियम का पालन करते हुए पाते हैं। तो वास्तविक गैस केवल कम दबाव, याद रखिएगा दबाव को कम रखना पड़ेगा, और उच्च तापमान पर एवोगाड्रो के नियम का पालन करते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और गे-लुसाक का नियम देखते हैं। देखिए, हमने रासायनिक गणना लेसन में समीकरणों को संतुलित करना सीखा था। तो वहां पे हमने देखा था कि जब भी मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इस तरह से एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो जल यानी H2O बनता है। अब इसको संतुलित करने का तरीका क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे देखना है ये द्विपरमाणविक है, ये भी द्विपरमाणविक है, तो उस हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सारे जगह पे जोड़ संख्या में पाए जाने चाहिए, या उनके जोड़ संख्या में होने का चांस ज्यादा होता है। तो हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ संख्या में है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो इसलिए इसको जोड़ संख्या में करने के लिए यहाँ पे 2 बैठा दिया। यहाँ पे 2 जैसे ही बैठाया तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन के आगे हमने 2 बैठा दिया। तो अगर हम लोग देखें तो अभी ये समीकरण संतुलित हो चुका है। और हमने ये भी कहा था कि जिनमें प्रतिक्रिया होती है उन्हें क्रिया कारक कहा जाता है, और प्रतिक्रिया के कारण जो बनते हैं उन्हें क्रियाफल कहा जाता है। ये सब हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर आपको यहाँ पे समझने में परेशानी हो रही है तो रासायनिक गणना वाले लेसन में जाइए और वहाँ पे आप किस तरह से समीकरणों को संतुलित किया जाता है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें गे-लुसाक का नियम क्या है वो सीखना है, और गे-लुसाक का नियम आसान है। गे-लुसाक का नियम ये कहता है कि जब भी गैसों के बीच प्रतिक्रिया होती है, गैसों के बीच, ठीक है, और कोई नहीं, मतलब तरल ठोस नहीं, गैस, जब भी गैसों के बीच प्रतिक्रिया होती है तो क्रिया कारक जितने भी हैं और क्रियाफल जितने भी बनेंगे, यहाँ पे एक ही बना है लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो क्रिया कारक जितने भी हैं और क्रियाफल जितने भी लोग बनेंगे, इन सब के बीच में एक सरल अनुपात होता है आयतन का। मतलब इसका आयतन जितना है, इसका आयतन जितना है, इसका आयतन जितना है, इन सब के आयतनों का अगर मैं अनुपात निकालूं तो वो सरल अनुपात में निकलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से समझते हैं आगे। और अब हमें यहां पर कई सारी चीजों को, पुराने लेसन में सीखी हुई चीजों को इस्तेमाल करना है। देखिए, जैसे कि मैंने समीकरण संतुलन करना, क्रिया कारक, क्रियाफल, इसकी बात बोली है। अब मोल की धारणा की भी बात बोल लेते हैं कि जब भी हम लोग मोल की धारणा में देखते थे कि हम लोग किसी एक अणु की बात करते हैं, एक अणु की बात करते हैं, और वो एक अणु अगर एसटीपी या एनटीपी पर है, एसटीपी या एनटीपी पर एक अणु की बात करें तो उस एक अणु का
जो उसकी जो मात्रा है वो अगर हम देखें तो वो ग्राम अणुभार जो निकलता है वो 1 मोल का होता है। ठीक है, आपको अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मोल की धारणा को जरूर देखिए जाकर। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज के एक अणु को लिया जाए और उसकी मात्रा की जाए तो वो ग्राम अणुभार होती है, और वो एसटीपी या एनटीपी पर हमेशा उसका आयतन एक समान ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे कितने अणु हैं? यहाँ पे 2 अणु है हाइड्रोजन के। ठीक है, मैं अणुओं की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 अणु है, और यहाँ पे जल का 2 अणु है। मतलब 2 हाइड्रोजन का अणु, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन का अणु, मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 आयतन ऑक्सीजन अगर हम मिलाएं तो हमें 2 आयतन जल मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं आयतनों का अनुपात निकालूं तो 2:1:2 आ रहा है। ठीक है, अगर आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो बस इतना समझ लीजिए कि जितने अणु है उतने आयतन है। ठीक है, तो अब आयतन यहां पे क्या हो सकता है? 2 लीटर हो सकता है, 2 सीसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितना भी आयतन में है वो 2 है। यहां पे एक आयतन मतलब 1 लीटर हो सकता है, 1 सीसी हो सकता है। तो जो भी आप लेंगे वो पूरा का पूरा, अगर यहां पे लीटर में सोच रहे हैं तो यहां पे भी लीटर में सोचिए, यहां पे भी लीटर में सोचिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर ऑक्सीजन मिलाऊं तो 2 लीटर पानी बन जाएगा? या तो फिर मैं ये सोच सकता हूं कि 2 सीसी हाइड्रोजन 1 सीसी ऑक्सीजन अगर मैं मिलाऊं तो 2 सीसी पानी बन जाएगा, इस तरह से। तो सीसी ले या लीटर ले, है तो आयतन की इकाई, इसलिए कहा जा रहा है आयतन। तो इसलिए यहां पे मैं बोलूंगा कि जितने भी अणु लिए हैं उतने आयतन यहां पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मोल की धारणा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मोल की धारणा को अच्छे से पढ़िए। तो 2 आयतन लिया जा रहा है यहां पर, एक आयतन, 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 आयतन ऑक्सीजन, 2 आयतन जल देता है। तो जब इसका अनुपात करेंगे तो सारे के सारे सरल संख्या में है। इसलिए गेलुसा का नियम साबित होता है कि गैसों के बीच जब प्रतिक्रिया होगी तो क्रिया कारकों तथा क्रिया फलों के आयतनों का अनुपात हमेशा सरल संख्या में होगा। अब सरल संख्या में होगा इसका मतलब क्या होता है? कभी भी अनुपात आपको 1.5 अनुपात 2.33 ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी इस तरह से आपको अनुपात नहीं मिल सकता है। तो अनुपात हमेशा सरल संख्या में इस तरह से आपको मिलता रहेगा। तो ये है आपका गेल-लुसाक का नियम। तो देख लेते हैं, शर्त क्या है? तापमान, स्थिर तापमान तथा दबाव। याद कीजिए मैंने मोल की धारणा में के हिसाब से बताते वक्त आपको बताया था कि एनटीपी और एसटीपी पर हम लोग देख रहे हैं। तो मतलब तापमान और दबाव को एक जगह पे फिक्स कर लिया गया है। तो यहां पर भी अगर ये आदर्श गैस के लिए है तो हमें एनटीपी एसटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदर्श गैस तो किसी भी तापमान और दबाव पे नियमों का पालन करते हैं। तो इसलिए स्थिर तापमान और दबाव पर जब गैसें प्रतिक्रिया करती हैं तो प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों तथा प्रतिक्रिया से बने क्रिया फलों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। मैंने आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उदाहरण से बताया था। यहां पे एक और उदाहरण आपके लिए दिया है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। इनका अगर आप इनकी प्रतिक्रिया करें तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगा, और एक आयतन हाइड्रोजन गैस, एक आयतन क्लोरीन गैस आप लेंगे तो आपको 2 आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल रहा है। तो क्रिया कारकों तथा क्रियाफलों के आयतनों का अनुपात क्या निकला? 1:1:2। तो ये सरल संख्या है सारे के सारे, इसलिए सरल संख्या के अनुपात। अब हम
आदर्श गैस समीकरण को मोलर द्रव्यमान की सहायता से देखेंगे। सबसे पहले तो याद कीजिए आदर्श गैस समीकरण था क्या? आदर्श गैस समीकरण था पीवी बराबर एनआरटी। यहां पे गैस की बात हो रही है तो पी क्या है? गैस का दबाव है। वी क्या है? गैस का आयतन है। एन क्या है? गैस के मोल की संख्या है। मोल की संख्या, गैस में कितने मोल हैं वो। और आर क्या है? आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं या सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी उस गैस का तापमान। अब हमें इस समीकरण में मोलर द्रव्यमान को कहीं से लाना है, तो हमारा जो काम यहां पे उद्देश्य है वो पूरा होगा। फिर से आपको मोल की धारणा में वापस जाना होगा और एक छोटा सा सवाल मैं दिखाता हूं जिसके जरिए मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम मोलर द्रव्यमान को इस फॉर्मूला में ला सकते हैं। याद कीजिए आपने मोल की धारणा में कुछ इस प्रकार के सवाल बनाए होंगे। जैसे कि एक सवाल लेते हैं कि 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोल में एसटीपी पर कितने मोल होते हैं। ये कुछ ऐसा सवाल है। तो मोल की धारणा अगर आपने अच्छे से किया है तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन गैस का ग्राम अणुभार निकालना है। तो ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार, ठीक है, कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार होगा 2 गुना 16, इसका मतलब 32 ग्राम। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार 32 ग्राम है तो हम क्या कह सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल ऑक्सीजन होगा? तो आप क्या करेंगे? आप 64 के अंदर 32 कितनी बार है देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 2 बार है। तो आप कह सकेंगे कि 2 मोल ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपको कितने मात्रा में ऑक्सीजन दिया गया था 64 ग्राम में, उसका ग्राम अणुभार यानी ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार कितना निकला? 32 ग्राम। मतलब आपको जितने मात्रा का ऑक्सीजन दिया गया आपने उतने मात्रा के ऑक्सीजन को भाग दे दिया ऑक्सीजन के ग्राम अणुभार से। और जैसे ही आपने ऐसा किया आपको कितने मोल है, आपको कितने मोल है वो मिल गया। बात आपकी समझ में आ रही है कि किस तरह से मोल की संख्या निकली, कि आपको कितनी मात्रा में गैस दिया गया है। अगर आपको यहां पर 128 ग्राम ऑक्सीजन दिया जाता तो आप मोल की संख्या कैसे निकालते? 128 ग्राम के को भाग दे देते ऑक्सीजन के ग्राम अणुभार से। ठीक है, तो वो 4 मोल आपको आंसर देता। तो जाहिर सी बात है कि अब गैस के समीकरण में n की जगह पे हम क्या बिठा सकते हैं, आपके थोड़ी बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि गैस का आदर्श गैस समीकरण इस तरह से पीवी बराबर एनआरटी होता है। मान लेते हैं
दिए गए गैस का जो दिए गए गैस की जो मात्रा है जितना भी गैस आपको दिया गया है वो है W और जो गैस का ग्राम अणुभार है वो है कैपिटल M। तो इसका मतलब हम N की जगह पे ये बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं और वही हम करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT होता है जिसको हमने समीकरण 1 बता दिया। अब यहां पर P क्या है, दबाव है, V आयतन है, T तापमान है और R क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तथा N क्या है, गैस के मोलों की संख्या है। अब आगे चलते हैं। यदि जो दिया गया गैस है उसकी मात्रा W है और गैस का मोलर द्रव्यमान यानी ग्राम अणुभार, मोलर द्रव्यमान ग्राम अणुभार और द्रव्यमान मतलब ही मोलर द्रव्यमान, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। मोलर लिखा हुआ है तो अलग हो गया द्रव्यमान से, ऐसा मत सोचिए। कि हम लोग जब भी साधारणतः द्रव्यमान बोलते हैं जैसे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, हम बोलेंगे कि अगर ग्राम अणुभार में दिखाना है द्रव्यमान तो 2 ग्राम है और वही ये 2 ग्राम ही उसका मोलर द्रव्यमान है। तो एक ही बार में उसको द्रव्यमान बोल देते हैं, मोलर शब्द का इस्तेमाल करते नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान यानी किसी भी गैस का वो मोलर द्रव्यमान होता है अगर और कुछ नहीं बताया गया है तो मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है, मोलर द्रव्यमान यानी ग्राम अणुभार ही होता है। कोई यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखिए कि N बराबर क्या हो गया, मात्रा W बटा M यानी मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणुभार। और इसको हमने समीकरण 2 के हिसाब से रख दिया। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में बिठा देंगे और जैसे ही हमने बिठाया N की जगह पे हमें ये मिल गया। तो ये हो गया आदर्श गैस समीकरण जहां पे मोलर द्रव्यमान की सहायता ली गई है। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब सार्वत्रिक गैस नियतांक की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हमें पता है कि ये R जो है ये एक क्या है, स्थिर संख्या है और इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको इसकी इकाई याद रखनी है, ठीक है। इसका कितना कितना नंबर यानी स्थिर संख्या, वो जो संख्या है वो कितना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी इकाई को याद रखना। और उसकी इकाई को याद रखने का सबसे आसान तरीका है आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, ठीक है। बाकी का काम आपको अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर डायरेक्ट इकाई को याद रखने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे। कैसे, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको R की इकाई चाहिए, तो आप R को अलग कीजिए, बाकी सारी चीजों को दूसरी ओर भेज दीजिए। तो अगर मैं R को अलग करता हूं तो R के साथ A0T गुणा है, तो उसको अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तो PV के नीचे चला जाएगा यानी PV बटा NT हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक एक करके हम इकाइयों को देखेंगे। सबसे पहले तो दबाव की इकाई क्या होती है, हम एसआई इकाई की बात कर रहे हैं। दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर होता है जिसको इकट्ठा हम पास्कल कहते हैं, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर जिसको आप एक साथ पास्कल कहते हैं। अब यहां पर याद कीजिए ये जितनी भी घटना घट रही है ये घटना साधारण तापमान तथा दबाव पर घटाई जा रही है
ताकि R का मान आपको मिल सके। ठीक है, क्योंकि आदर्श गैस की बात हो रही है और हम सारे के सारे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग जितने भी करेंगे वो साधारण तापमान तथा दबाव पर करेंगे। साधारण तापमान तथा दबाव, तो साधारण जो दबाव माना जाता है वो है एक वायुमंडलीय दबाव, और इस एक वायुमंडलीय दबाव को अगर मैं पास्कल में दिखाऊं तो आपको एक संख्या याद रखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और वो संख्या है 101,325। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेयर यानी कितना पास्कल होता है? 101,325 पास्कल। कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, इसको याद रखना। ठीक है, तो एसआई इकाई क्या है? दबाव की न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको इकट्ठा हम लोग पास्कल बोल सकते हैं। अब साधारण दबाव को अगर हम देखें तो साधारण दबाव में एक एटमॉस्फेयर को हम साधारण दबाव मानते हैं, और एक एटमॉस्फेयर दबाव अगर पास्कल में व्यक्त किया जाए तो 101,325 होता है। दूसरी बात, साधारण तापमान तथा दबाव, यहां पर अगर मैं n को 1 मोल मान लूं, मतलब किसी भी गैस का 1 मोल लिया जाए, तो उस गैस का 1 मोल कितना आयतन घेरता है? याद कीजिए, 22.4 लीटर आयतन घेरता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साधारण दबाव। ठीक है, और ये हो गया आपका मोल। देखिए, इसका मान आपको मिल गया, इसका मान आपको मिल गया, इसका मान आपको मिल गया। किसका मान बचा हुआ है? तापमान का मान बचा हुआ है, और साधारण तापमान कितना होता है? 273 केल्विन होता है। ठीक है, आप सबको यहां पे बैठाइए। ये नंबर आंसर कितना आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी इकाई कितनी आ रही है। तो आप जब इन सबको बिठाएंगे तो ध्यान रखिए, नीचे n है, नीचे n है तो n पे क्या जा रहा है? मोल जा रहा है। नीचे t भी है, t है तो t पे क्या जा रहा है? केल्विन। ठीक है, केल्विन जा रहा है। ऊपर p यानी पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर गया, और v यानी लीटर गया। अब पास्कल और लीटर या न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर और लीटर अगर हम गुणा कर देंगे तो जूल मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और दबाव और आयतन को गुणा करते हैं तो वो ऊर्जा की ही इकाई देता है। तो पास्कल और लीटर को गुणा करेंगे तो जूल मिलता है, और जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, यानी सार्वत्रिक गैस नियतांक की जो एसआई इकाई है वो क्या निकली? जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। अगर मैं इसको सीजीएस में बदल दूं तो कुछ नहीं, आप बस इस जूल को अर्ग में बदल दीजिएगा, बाकी का एक ही रखिएगा, बाकी का बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इकाई बहुत जरूरी है, नंबर कितना आ रहा है वो जरूरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे इकाई ही ज्यादा पूछी जाती है, नंबर आपसे शायद ही पूछा जाए। लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए नंबर कितना है, जिसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि नंबर कितना आता है। ठीक है, तो आर का मान कितना होता है वो बता दूंगा, लेकिन इकाई कैसे आ रही है ये आप रट्टा मत लगाइए, क्योंकि रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए लंबी इकाई है, तो इतनी बड़ी इकाई आप भूलने वाले हैं। ठीक है, इसको याद मत रखिएगा, आपको याद ये रहेगा पीवी बराबर एनआरटी, ये याद रह जाएगा, लेकिन इतनी लंबी इकाई आपको याद नहीं रहेगी। तो यहां पर इस समीकरण से आप निकाल लीजिए इकाई, कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से हम एसआई और सीजीएस इकाई हमने देख लिया। अब इस एसआई और सीजीएस इकाई को लीटर एटमॉस्फेयर में भी दिखा सकते हैं। लीटर एटमॉस्फेयर में कैसे दिखाएंगे? तो कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, जैसा यहां पर हो रहा है वैसा ही
बिठाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, पास्कल की जगह पे हम एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब बातें एक ही है। तो अगर मैं पास्कल की जगह पे एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करता हूं या वायुमंडलीय दबाव का इस्तेमाल करता हूं तो एटीएम हो गया, और इधर 22.4 लीटर का लीटर आ गया। तो एसआई इकाई थोड़ी सी बदल गई, जूल के जगह पे आ गया लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जूल की जगह पे लीटर एटमॉस्फेयर आया है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी सीजीएस इकाई करूं तो क्या आएगा, बस लीटर को आप बदल दीजिए 1 लीटर यानी 1000 सीसी होता है, इसलिए मैंने गलती से 1000 लिख दिया। बस लीटर को आप सीसी में लाके छोड़ दीजिए, सीसी, क्योंकि हम लोग सिर्फ इकाई ही लिख रहे हैं, नंबर नहीं लिख रहे हैं। सीसी प्रति मोल प्रति केल्विन, तो लीटर का क्यूबिक सेंटीमीटर आपने बना लिया, और बाकी का सब वैसा ही है। तो यहाँ पर इकाई ज़्यादा ज़रूरी थी, और इकाई कैसे निकल रहा है मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी की सारी बातें देखिए कुछ इस प्रकार से हो रही है कि आदर्श गैस समीकरण मतलब तो पीवी बराबर एनआरटी होता है। अब हमें आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालना है तो हम आर को अलग कर लेते हैं, तो पीवी बटा एनटी। अब यहां पर n बराबर 1 मोल यानी गैस का 1 मोल लेते हैं, और साधारण तापमान STP या NTP पर ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। तो साधारण तापमान कितना होता है, 273 केल्विन, और साधारण दबाव हम एक वायुमंडलीय दबाव लेते हैं, और जब एसआई इकाई में देखेंगे तो एक वायुमंडलीय दबाव यानी 101 325 पास्कल होता है। ठीक है, तो अब 101 325 पास्कल होगा, और एसआई इकाई में आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। तो अगर उस हिसाब से आप निकालेंगे तो आर का मान आएगा 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, और ये एसआई इकाई है, और सीजीएस इकाई आप करेंगे तो 1 जूल मतलब होता है 10 का पावर 7 अर्ग। ठीक है, तो इसके साथ 10 का पावर 7 अर्ग गुना हो जाएगा। खैर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीजीएस में करेंगे तो ये पास्कल जो कि न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर था, अब सीजीएस में इस दबाव को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। जिस तरह से इसको इकट्ठा पास्कल बोलते हैं, ठीक उसी तरह से इसको इकट्ठा बार कहा जाता है। ठीक है, तो 1 पास्कल मतलब 10 बार होता है। तो इसका मतलब कि अगर सीजीएस में लेके गए तो 101 325 के पीछे एक शून्य लग जाएगा, और एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दबाव कितना है, वो एक वायुमंडलीय दबाव ही है। एक वायुमंडलीय दबाव उसको सीजीएस में दिखाएंगे तो 101 325 शून्य बार। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, तो नंबर इतना बड़ा नंबर जो है आपको याद रहेगा। और अगर मैं आयतन को सीजीएस में लेके जाऊं तो 22,400 सीसी। अब आर का मान निकाल लेते हैं, तो ऊर्जा के आधार पे मतलब जहां पे जूल और अर्ग है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मान सब आप बिठाएंगे तो 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन निकलता है। अगर आप इसको सीजीएस में लेके जाएंगे तो 1 जूल का मतलब होता है 10 का पावर 7 अर्ग। तो इसका मतलब इतने सारे जूल मतलब उसके साथ 10 का पावर 7 अर्ग गुना वो प्रति मोल प्रति केल्विन। और आयतन एवं दबाव के गुणनफल के आधार पर मतलब लीटर एटमॉस्फेयर, आयतन दबाव का गुणनफल अगर करेंगे तो नंबर 0.082 आता है, इतना लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन।
और अगर मैं इसको CGS में लेके जाऊं तो 82 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन। ठीक है, याद रखिए कि 1 लीटर यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। वही यहाँ पे किया गया है, 1000 गुना कर दिया। देखिए 1 लीटर के ये जितना भी लीटर है उसके साथ 1000 गुना करेंगे तो इतना सीसी आ गया। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इसकी इकाइयों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से आ रहा है, नंबर से ज़्यादा। लेकिन फिर भी एज ए प्रैक्टिस आप इन सब नंबरों को निकालिए, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर बस मान ही बिठाना है। अगर एसआई में बना रहे हैं तो ये पूरा पास्कल यहाँ पे बैठाइए, ठीक है, उसके बाद आयतन बैठाइए और 273 से भाग दे दीजिए। अगर सीजीएस बैठा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा बार का मान यहाँ पे बैठाइए, ये आयतन का 22,400 सीसी यहाँ पे बैठाइए और नीचे 273 भाग दे दीजिए। देखिए नीचे का केल्विन कभी बदल नहीं रहा है और नीचे का मोल भी कभी नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब एन और टी का मान कभी नहीं बदलेगा, सिर्फ ऊपर पीवी का मान सीजीएस और एसआई के हिसाब से बदलता जा रहा है। तो इस तरह से हमारा भाग 4 जो है इस पार्ट का खत्म होता है यहाँ पर। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। अगले क्लास तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।